बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मायूस चेहरों के साथ आपको सुबह खैर कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। अच्छा, अब तो आदत सी हमको ऐसे जीने में। मैं हूं इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आप सबको सबसे पहले सुबह खैर, उसके साथ साथ आज इस दिन के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अगर आपको अभी तक नहीं मालूम कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के अंदर क्या हुआ तो बहुत अच्छी नाज़रीन, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। यहाँ पे आके सुबह सुबह इमरान को 2 मिनट लगे शौक से बाहर आने में, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से तीसरा T20 मैच हार गया और साथ साथ सीरीज भी हार गया। साथ सीरीज हार गया और इतनी बुरी परफॉर्मेंस। माशाल्लाह, सबसे पहले मेरी नजर हारिस रऊफ के स्टैट्स पे पड़ी। 4 ओवर 60 रन देकर 2 विकेटें। ब्रो, आप क्या कर रहे हैं? मतलब 15 की औसत से हारिस रऊफ साहब ने रन दिए हैं इस मैच के अंदर। और इसी मैच के अंदर कोई पाकिस्तानी जो बॉलर है खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। फिर हमने 224 रन बनवाए। और सबसे बड़ा अलमिया क्या है जिसका मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, वो ये कि हम 20 ओवर्स पूरे खेल के 180 भी नहीं कर सके। आई मीन ऑल आउट भी नहीं हुआ जी। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, ये गेम प्लान था जिसके तहत हम मैदान में 20 ओवर भी पूरे नहीं करेंगे। 20 ओवर पूरे खेलने के बावजूद हम सिर्फ 180 रन बना सके उस विकेट पर, जहां पे 224 पहले खेलते हुए बना। तो दिस इज समथिंग रिडिकुलस आई मस्ट से। और अब भी अगर हम सवाल नहीं करें तो फिर हम कब सवाल करें? खैर, जो इस वक्त हम अगर सिर्फ स्कोर कार्ड की बात करें, 62 गेंदों पे 137 रन, 16 चौके, 5 छक्के मारकर आज एलन ने उड़ा दिया पाकिस्तान। मतलब धोया है, फेंटी लगाई है, मतलब फेंटी लगाई है। और जिस तरह से उन्होंने बेदर्दी के साथ बॉलर्स की पिटाई की है, नाजरीन और हाजरीन, वैसे सोचने वाली बात है। न्यूजीलैंड के अंदर ये जारी 5 T20 मैचेस की सीरीज है। तीसरा मैच था, सुबह 5 बजे होना था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। टीम जो न्यूजीलैंड की थी, उन्होंने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 224 रन स्कोर किए थे। और न्यूजीलैंड की जानिब से ओपन करने वाले जो बैटर है फिन एलन, उन्होंने जारहाना जो कह लें बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। एज इमरान सेट के 62 बॉल्स पर 16 छक्के, 5 चौके, 137 रन बनाए। और इसके अलावा फ्लिप्स ने जी 19 स्कोर किया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ के हवाले से कहा कि अपने 4 ओवर्स में 60 रन देकर उन्होंने दो विकेटें हासिल की। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, जमान खान की बात करें, मोहम्मद नवाज की बात करें, एक विकेट, और मोहम्मद नसीर ने भी एक विकेट लिया माशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थी सुबह जिन्होंने मैच नहीं देखा, तुसी फायदे च रह गए हो। टाइम मैं तो उनके बारे में सोच रहा हूँ जो सुबह उठे होंगे 4 सवा 4 बजे। मतलब उस टाइम अगर आप इबादत करते तो आप बख्शे जाते हैं। तो आपने क्या किया? उठ के आपने मैच देखा? नमाज इबादत भाई सच्ची बात है, मैं उन लकी लोगों में से अर्मिला हसन जिन्होंने आज सुबह उठ के मैच नहीं देखा, क्योंकि जारी बात है काम पे आना था। मुझे पता था कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट टीम तो किसे काम नहीं आनी साले। मतलब ये तो जीत भी द लीस्ट दे कैन डू इज कि यार एक मैच, आप T20 मैच भी नहीं जीत पा रहे। और जिसे कहते हैं ना स्ट्रगलिंग। ये स्ट्रगल नहीं है, ये नाकामी है। आप 194 आप चेज नहीं कर पाए, 224 आप चेज नहीं कर पाए रिस्पेक्टिवली दोनों मैचेस के अंदर। तो आप क्या करें? और आगे से अगर हमें चल क्या रहा है, और आगे से अगर हमें कोई कहे कि हम तनकीद क्यों कर रहे हैं, हम ग्राउंड में थोड़ी हैं, तो नाजरीन ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है, आपका काम ग्राउंड में आप काम वो करें जो आपको सही से करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं करें, दैट्स सैड। और हम उस पर क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि हम सब एक क्रिकेट लविंग नेशन है। हमें क्रिकेट से इतनी मोहब्बत है कि हम सोचें कि सुबह सुबह 2 मिनट अगर इमरान हसन को शौक से बाहर आने में लगे हैं कि हम मैच हार गए हैं, तो सोचें कितनी जज्बाती कौम है। अभी अंदरूनी तौर पे शॉक का सिलसिला जारी है, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला। तो दैट वाज अ रियली बैड प्ले। मुझे तो लगता है कि आज से हमें 2 घंटे इस पे बात करनी चाहिए। नहीं ठीक है, बस काफी है। इतनी कोई अजीब और गरीब महसूसमेंट्स चल रही हैं। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस पे इन डिटेल्स बात करें, थोड़ा सा मैं मौसम की भी बात करूं। बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है जी। एक बार फिर धुंध इज बैक इन लाहौर। बहुत शदीद किस्म की फोग है और आते हुए हमने सामना भी किया है। और खास तौर पे लाहौर के अंदर हम बात करें, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद ट्रैफिक टुडे। कुछ बर्डन ज्यादा है आज रोड्स के ऊपर ट्रैफिक का। और मुझे कहीं कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट भी थोड़ी कम ही नजर आई है। धुंध में लोग नजर नहीं आ रहे, ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या नजर आएगी। लेकिन जी ये धुंध के हालात हैं। लेकिन जो क्रिकेट पे बात है घुमा के हम फिर वही लेके जाएंगे। रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रिशाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सुबह 5 बजे उठ के अपने जिंदगी के और दिन के चंद कीमती घंटे इस मैच के तारीख रकम की आज
हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सुबह से मैंने फर्स्ट बॉल से मैच देखा और जैसे इमरान ने कहा कि मायूसी हुई, बहुत शदीद मायूसी हुई, और उसमें आई थिंक सुबह के वक्त में हाई पॉइंट सिर्फ यही था कि मैं फजर की नमाज पढ़ सका और दुआ पाकिस्तान टीम के लिए की। लेकिन परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान टीम की हरगिज इस काबिल नहीं है कि कोई भी उसमें पॉजिटिव ढूंढा जाए, सिवाय इसके कि थोड़ा सा बाबर आजम का रिटर्न टू फॉर्म है। जी जी वो चीज पॉजिटिव नजर आती है। लेकिन आप देखिए कि अनप्रोफेशनलिज्म और लैक ऑफ प्लानिंग हर लेवल पे पाकिस्तान के नजर आ रहा है, हर लेवल पे। टॉस जीत के आज बॉलिंग करने का मेरी तो समझ में नहीं आया फैसला, क्योंकि आप देखिए जब इतना बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड कर लेता है और पिछले तीनों मैचेस में बहुत प्रोलिफिकली न्यूजीलैंड ने स्कोर किया है, तो उसका प्रेशर पाकिस्तान के बैट्समैन पे आ जाता है और वो उसी स्कोर बोर्ड को देखते देखते वो क्रैश कर जाते हैं। इफ्तिखार हो, आजम हो, साइम अयूब हो, सारे स्ट्राइक रेट की बिना पर अपनी इस टीम में आए थे और कोई भी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे और मुसलसल शॉक्स पे शॉक्स दिए जा रहे हैं। मैं एक तो आपसे इजहार हमदर्दी भी करता हूं कि आप अलग सुबह उठे, और मैंने रिशाद भी सच्ची बात है इसीलिए नहीं देखा था। मैंने कहा रिशाद साहब हो या हमारे साथ भट्टी साहब आते हैं या मिर्जा साहब आते हैं, मैंने कहा आप लोग देख लेंगे तो मैं आप ही से रिजल्ट सुन लूंगा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा ऑब्वियस था ये। और लाइटर नोट सबका ख्याल था कि सब देखें और मैंने कहा एनालिस्ट देख लें, हम एंकर्स तो फिर सबने तो सवाल ही करने हैं, बाकी काम तो आपका है। खैर कमिंग बैक टू द बॉलिंग, मैं खास तौर पे कल हारिस रऊफ के बारे में पढ़ रहा था कि वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही बुरा लगा उनको कि उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज छोड़ने पे तनकीद की गई। हमें मालूम है कि क्यों क्रिकेटर्स छोड़ते हैं आजकल, जैसे अभी रिसेंटली वार्नर ने छोड़ा, लोग लीग्स खेलना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, दिस इज व्हाट यू नो उनका फ्यूचर है। तो एक तरफ ये रवैये हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल ग्राउंड्स के अंदर नेशनल टीम की पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस है। व्हाट टू डू जी, क्या करना पड़ेगा? ये तो बड़ी एक T20 बचा था, उसमें भी बुरे हालात हो गए हमारे इरशाद साहब। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए इसमें लैक ऑफ प्लानिंग और जैसे मैंने कहा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हर जगह नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो कोई 50 ओवर वर्ल्ड कप जो भी इंडिया में हुआ, उसमें आखिरी दिन तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू चलता रहा, जिसमें जाहिर है प्लेयर्स के जहन उस तरफ भी लगे रहे और एक डिस्ट्रैक्शन था उनके लिए बहुत बड़ा। और इसमें भी आप देखिए खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद हफीज से प्लेयर्स के इख्तलाफात हैं, क्योंकि उनको यूएई में जो T20 लीग हो रही है उसके लिए नो ऑब्जेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक नहीं दिया है। तो ये इश्यूज जो है, ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले सॉर्ट आउट नहीं कर देता कि फुल कंसंट्रेशन से प्लेयर्स अपने मैचेस पे कंसंट्रेट करें, परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट। वही इशू चलते रहते हैं। अभी 2 दफा ये खबरें आई हैं कि हफीज से बहुत शदीद इख्तलाफात प्लेयर्स के हुए और टीम मीटिंग में उनसे बदकलामी भी हुई है। तो दैट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने एक T10 लीग ऑर्गेनाइज करने का सोचा, मिडिल सेक्स के डेलीगेशन को बुला भी दिया। उनको ये अंदाजा नहीं है कि वो एक इंटरिम सेटअप है, उनके पास ये ज्यूरिसडिक्शन, और उस पर फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतराज किया और फिर वो डेलीगेशन यहाँ से वापस गया। तो अब देखिए कितनी सुस्ती हुई है इसमें और कितना इट रिफ्लेक्ट्स सो पुअरली ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी कहां तक उनकी हद है, कहां तक उनको प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग का कुछ पता ही नहीं है उनको, जो बिल्कुल प्लानिंग लैक करती है अनफॉर्चुनेटली। और इरशाद साहब जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के इंटरनल मामलात होते हैं या कोई भी नई मैनेजमेंट आती है उसके प्लेयर्स के साथ इख्तलाफात होते हैं, तो वो एक अजीब सी पॉलिटिक्स की कैफियत हमें पूरी टीम के अंदर नजर आती है कहीं ना कहीं, और लोग एज ए टीम परफॉर्म नहीं करते हैं। अब यही कुछ सूरत हाल मुझे लग रहा है T20 फॉर्मेट में भी हो रही है, क्योंकि टेस्ट में तो वैसे सुभान अल्लाह थे, वनडे में हम वैसे बुरे तरीके से हारे, और अब T20 जो रह गया था फॉर्मेट उसमें भी रही सही सुभान अल्लाह और अब इन्ना लिल्लाह तक बात पहुंच ये वाला हाल हो गया। तो अब मतलब अब पाकिस्तानी उम्मीद छोड़ दें कि हम इस टेस्ट मैच हो या नहीं, अब विमेन क्रिकेट देखना शुरू कर दें। हाँ वैसे अच्छी बात है जी। मैं भाई आपसे कह रहा था कि अब अभी इसी साल और ज्यादा दूर नहीं रहेगा, जून में है वर्ल्ड कप T20 का। उससे पहले आप ये देखिए कि PSL जो होगा लोकल होम ग्राउंड्स पे, फिर जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें चौके छक्के मार के उन्हीं डेड पिचेस पे खेल के वो लोग हीरो टेंशन इन लीग्स में नहीं होती, कोई प्रेशर इन लीग्स में नहीं होता जो पाकिस्तान के लिए खेलने में होता है। और आप देखिए कि आई वुड से कि वेलकम टू इंटरनेशनल कैप्टनसी, जो शाहीन आफरीदी को मैं कहूंगा कि जो लाहौर कलंदर्स को जिताना एक अलग बात है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आके फिर उनको जिसे कहते हैं लग पता गया है। और जिताने से हटके भी रिशाद भाई लड़वाना, मैं तो कहता हूँ लड़ाना,
टीम को लड़ाना है आपने, बीइंग आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हैं, कर रहे हैं, तो आपने लड़ाना है ना टीम को। तो वो हमें कहीं नहीं नजर आया, वो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं बिल्ड कर पाए हैं बतौर, या तो और तरह तरह की फिर खबरें अंदर से निकलवा रहे हैं कि जी हफीज के साथ इख्तलाफात हैं, ये वो, भाई जो भी इख्तलाफात हैं, जब आप ऑन फील्ड जा रहे हैं, क्या बाकी बोर्ड्स में इख्तलाफात नहीं होते? क्या बाकी बोर्ड्स के अंदर, क्या अफगानिस्तान से ज्यादा कमजोर है हमारा बोर्ड? क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के पैसों के मसाइल नहीं होते? उन्होंने तो खिलाड़ियों को बैन करके रख दिया लीग से, बड़े बड़े जो मेजर खेलने वाले। उसके बावजूद आई बिलीव इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो अफगानिस्तान टीम की भी नहीं है, बल्कि उनकी तो बहुत ही अच्छी, उन्होंने हमें हरा दिया वर्ल्ड कप के अंदर। सोल्यूशन क्या है अब? आई मीन फिर उखाड़ पिछाड़, फिर कप्तान बदलो, फिर लोग बदलो, और जिसने खुद को बदलना है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, डिसीजन मेकिंग पर्सन, उसके तो कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। वर्ल्ड कप भी हार जाए तो किसको बदले, क्या करें? जी हाँ, देखिए इसमें एक बात यह है कि ये भी कुछ रिपोर्ट्स अंदर से आ रही थी कि फखर जमान इज नॉट हैप्पी कि उनको डिमोट किया गया है। तो अगर साइम अयूब जो है वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहे हैं जो कि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, तो फखर को दोबारा अपने स्पॉट पे लाया जाए। और एक बात जो आपने कही कि जिस तरह से बॉलिंग में वो हो रहा है, तो उसमें डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग अच्छी करते हैं, जैसे हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं, जब बॉल पुरानी हो जाती है तो उनको ओपनिंग ओवर्स दिए जाते हैं, जब वो बिल्कुल कोई बैट्समैन को प्रेशर में नहीं ला सकते। जिस तरह से आज फिन एलन अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि उन्होंने 16 छक्के उन्होंने मार दिए इस ग्राउंड, स्कोर कर दिया न्यूजीलैंड का। सोच के हमारी तबीयत अजीब हो रही है। 16 छक्के पड़े हो किसी को। हाँ, और जब हम ये स्टोरी कर रहे थे तो मैंने दोबारा देखा कि नहीं, 16 चौके होंगे, 5 छक्के होंगे। लाइक 16 छक्के 5 चौके। छक्के जी, तो अभी तो दिस इज नॉट ऑन, आई मीन ये इतना फ्रीबी कि कहीं उनको 1% भी नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर जो हैं वो कहीं थ्रेटन कर पा रहे हैं, कहीं उनको रोक पा रहे हैं। तो कोई तो स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग, कोई प्लान बी, अगर प्लान ए फेल हो रहा है तो कोई किसी तो स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। तो ये तो आप देखिए, सपोर्ट स्टाफ 14 लोगों का ट्रेवल कर रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, बहुत ज्यादा सपोर्ट ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बाहर से बैठ के बस उनकी बात ही हो रही है। अच्छा रिशाद साहब, एक और बात, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने अभी पीएसएल का जिक्र किया और आगे आपने कहा कि जून में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले पीएसएल में जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। अभी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं और जिनको हम बैकअप भी कर रहे थे कि उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चांसेस पे चांसेस मिलने के बावजूद वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करे, एंड दैट्स वेरी सैड। क्योंकि इतने सारे लोगों के अंदर अगर इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो दे शुड अवेल इट। एक प्रॉपर गेम प्लान, एक स्ट्रैटेजी के साथ दे शुड कम इन द ग्राउंड एंड प्ले, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट। इन प्लेयर्स को लेके अब क्या आपको लगता है कि पीएसएल की बेसिस पे हम जो नेशनल टीम में शामिल करते हैं, इस पे कितना कंट्रोल करना पड़ेगा इस मैनेजमेंट को? जी बिल्कुल, बेसिक्स देखिए, पाकिस्तान प्लेयर्स की बेसिक्स ठीक नहीं है जिससे वो सफर कर रहे हैं। जो टाइम एंड अगेन ये बात सामने आती है कि कुछ टेक्निकली साउंड प्लेयर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है वो भी ऊपर आए, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल सके। तो जो ऑब्वियस गलतियां वो प्लेयर्स कर रहे हैं, जो उनकी वीकनेसेस हैं, तो व्हेन दे गो बैक, पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनकी क्या उस तरह की ग्रूमिंग होगी और क्या उनकी जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड कोचिंग होगी कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले आप 1 महीना उस तरह की कोचिंग करें जैसे आप दुनिया की बेस्ट टीम के खिलाफ कोई सीरीज खेल रहे हैं, फास्ट पिचेस पर करें, बेहतरीन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की उनको प्रैक्टिस कराई जाए। तो एक बिल्कुल एक टफ रेजिमेंट करना पड़ेगा, वरना इसके बगैर होगा नहीं। इंडिया ने ये बात मैंने आपको बताया था कि 1986 में रियलाइज कर दी थी, उसके बाद से इस वक्त इंडिया में तकरीबन 11 अकेडमीज हैं और उसका रिजल्ट नजर आ रहा है उनको। अच्छे बैट्समैन आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं और रणजी ट्रॉफी भी उनका इतना सॉलिड है। अच्छा इरशाद साहब, थोड़ा सा टेक्निकली हमें बताइए, क्योंकि आप मैच देख रहे थे, कैप्टेंसी कहीं नजर आई आपको? कहीं आपको ये लगा कि टेक्निकली शाहीन अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, अपने आप को उस जगह पे जाके कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ ऐसे बॉलिंग शिफ्ट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ही वांट्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट? या मुसलसल 16 छक्के एलन मार रहे थे और शाहीन एंड कंपनी छक्के खा रही थी? कहीं आपको कैप्टेंसी नजर आई है आज के मैच में? नहीं जी, बिल्कुल नजर नहीं आई, और बल्कि वो मुझे काफी जिसे कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड और परेशान लगे। और उसमें देखिए राशिद लतीफ साहब ने एक सही बात पॉइंट आउट की कि अगर आप यानी हर मैच में अगर टोटल एक विकेट पे 110 है, 120 है न्यूजीलैंड का,
तो आप फिर विकेट्स कब ले रहे हैं? विकेट्स तो न्यूजीलैंड के जो टीम है वो शुरू में ही हमारे 3-4 आउट कर देते हैं, जिससे हमारी टीम पे प्रेशर आए। एक विकेट 110 और 120 रन बन रहे हैं सिर्फ 10 ओवर में, तो फिर उसके बाद प्रेशर तो कहीं नहीं रहा। उसके बाद आने वाले 9 बैट्समैन जो हैं उनके पास एक साउंड टोटल मौजूद है जिसपे वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो हमारे बॉलर्स इतने ज्यादा रन दे रहे हैं, विकेट्स नहीं ले रहे। विकेट्स आखिर में आके अगर आप पाकिस्तान थोड़ा सा कमबैक अच्छा करता है, आखिर में कुछ विकेट लेता है, लेकिन इट इज ऑलवेज टू लेट। शुरू में तब उनके प्रेशर आए। और अब हमारे प्रोफेसर साहब क्या उज़्र देंगे आके? टीम के रूहे रवाएं इस वक्त सब कुछ टीम का अल्लाह के बाद उनके हाथ में है, तो क्या कहेंगे आपके ख्याल में? व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सक्यूज दैट इज गोइंग टू कम? जी हाँ, देखिए एक्सक्यूज तो उनके पास मेरे ख्याल है कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह के शाहीन शाह अफरीदी भी मैच के बाद जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो अपने बैट्समैन को, बॉलर्स को ही ब्लेम करते हैं और वो कहते हैं कि हम उस लेवल पे नहीं आ सके, और वो कहीं ना कहीं उसमें कोई पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख्याल एक लेम एक्सक्यूज होता है। जो बात हफीज भी आके यहाँ पे कहेंगे, लेकिन आप देखिए उसमें फिर एक पॉइंट यही है कि कभी जिंदगी में हफीज ने कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं की, वो किसी जॉब पे नहीं रहे। हमारे यहाँ यही होता है सर, जिसने जिंदगी में कोई ओहदा नहीं देखा होता वो डायरेक्ट सबसे टॉप ओहदे पे आ जाता होता है। ये हर जगह पे होता है। तो मुझे तो लगता है बाबर की बद्दुआएं पड़ गई हैं इनको। नहीं सर, मैं समझता हूँ कि देखिए बाबर के फैंस की तो पड़ी हैं, बाबर की नहीं पड़ी ना। जी जी ये साल निकल गया। मैं समझता हूँ कि देखिए जून पहले 2 या 3 दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि बाज कैप्टन ऐसे थे, बाज कोचेज ऐसे थे जो टीम को काफी दिन पहले उस वेन्यू पे ले जाते थे ताकि वो पूरी तरह एक्लिमेटाइज हो जाएं, वो प्लेयर्स बाउंस के आदी हो जाएं। तो मेरे ख्याल है जून में अगर वर्ल्ड कप है और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में है तो कम से कम मैं समझता हूँ पाकिस्तान को 25 दिन 1 महीना पहले वहां जाना चाहिए। डेफिनेटली वहां पे बाउंस का आदी होना चाहिए। वहां की पूरी जो टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आए, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम सामने आए, उसको दूर किया जाए, उसको पूरा वर्क किया जाए और फिर एक बेहतरीन कॉम्पिटिटिव टीम को उतारा जाए ग्राउंड में। अब ये जो आप विशाल से बात करें बेहतरीन और कॉम्पिटिटिव टीम को उतारा जाए ग्राउंड में, अभी उससे पहले PSL है, फिर उसके बाद कोई एक आधा और मैच या सीरीज एक्सपेक्टेडली हो सकता है आ जाए। अब ये इन सारी चीजों में हमने फिर वही जो कंसिस्टेंसी का फैक्टर है वो लैक करेगा। जब एक मैच में कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा हम उसको अगले मैच में शामिल नहीं करेंगे, और फिर जब तक वो वर्ल्ड कप तक टीम पहुंचती है उसमें इतनी उखाड़ पछाड़ या इतनी रद्दोबदल हो चुकी होती है कि टीम का मोमेंटम या खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी शैटर हो जाता है कि जी पता नहीं हम अगले मैच में होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है एक टीम के अंदर, ये वर्ल्ड कप तक, T20 वर्ल्ड कप तक कितनी होना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सही पॉइंट आपने मतलब कहा यहाँ पे। ये देखिए एक हमारे T20 का जब एक पूल बना लिया आपने प्लेयर्स का कि वो पूल है 22 प्लेयर्स का या 20 प्लेयर्स का, तो उनको एक सेपरेट ट्रेनिंग पूरे साल उनकी होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज अगर हो रही है उसके लिए आपकी अलग टीम, अलग प्लेयर्स ग्रूम होना चाहिए। लेकिन T20 के अगर आपने 20 प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उनको थ्रू आउट द ईयर आप उस तरह की ट्रेनिंग कराएं, एक बेहतरीन बाहर भेजें, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में उनको खेलने के लिए भेजें, बेहतरीन अकेडमीज में। इंग्लैंड में अभी T20 का जो टूर्नामेंट हो रहा है द 100, उसमें हमारे 2-3 प्लेयर्स खेले भी। उस तरह का कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उनको खिलाएं ताकि वो T20 पूरे साल उनकी एक ग्रूमिंग होती रहे। लेकिन सिर्फ एक सीरीज से कुछ दिन पहले अचानक टीम के कुछ प्लेयर्स को चेंज कर देना, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडक्ट कर देना। साहिल मयूब के साथ मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है कि वो टैलेंट। लेकिन आप देखिए उनका जो रिकॉर्ड है 11 T20 में उन्होंने 150 रन मुश्किल से किए हैं और हार्डली आई थिंक 20 भी उनका एवरेज नहीं है। तो दिस इज नॉट ऑन। आई मीन ये यही तो डिलीवर करने का मौका था साइम अयूब के लिए, आजम खान के लिए, यही वो फेल हो गए। तो ये देखिए ये बहुत है। अब कभी आजम खान चौथे मैच में होने चाहिए, जगह बनती है उनकी चौथे मैच में, आपको लगता है? 5 मैचेस, कल मिर्जा इकबाल बेग साहब का तबसरा था कि उनको 5 मैच पूरे खिलाएं ताकि पता तो लग जाए ना कि ये इनमें कितना एक टाइटल है, इनके अंदर कितना एक टैलेंट है, ये पता लग जाए। ये मिर्जा साहब का तज्जिया था, आपका क्या तज्जिया है? शुड ही बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट 2 मैचेस? जी अब मेरे ख्याल में देखिए हसीबुल्लाह जो बैठे हुए हैं वो विकेट कीपर भी हैं और वो बहुत अच्छे हिटर भी हैं। मेरे ख्याल में उनको चांस देना चाहिए जरूर, क्योंकि अब देखिए सीरीज तो अब हार चुके हैं। कुछ जो भी हमें अपने बेस्ट जो प्लेयर्स जो भी रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हैं जो बेंच पे बैठे हुए, अब उनको सबको चांस देना चाहिए। देखिए अब आज जमान को खिलाया, जमान ने सबसे बेस्ट बॉलिंग की है सारे बॉलर्स में पाकिस्तान के। इमरान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो वो डेथ ओवर के इतने अच्छे बॉलर हैं और वर्ल्ड कप में भी 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी इंडिया में उनको इग्नोर किया गया, जो आकिब जावेद साहब ने आउट किया और हमने उससे सफर किया। तो ये बहुत जरूरी है कि एक सही प्लेयर
तो खिलाया जाए। आजम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हसीबुल्लाह को चांस देना चाहिए। लेकिन बात ये कि जैसे आपने भी कहा और मैंने भी नोटिस किया, सबने ज्यादातर, कि शाहीन शाह अफरीदी की एक थिंकिंग कैप्टन वाली बात सामने नहीं आ रही है। वो एक सिर्फ जिसे कहते हैं कि अल्लाह तवक्कुल के बॉलर शायद। रिशाद साहब, एक कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आई एम नॉट श्योर होती है या नहीं होती। आपने ज्यादा मुझसे क्रिकेट विटनेस की है, आपने ज्यादा देखा है बीइंग एन एनालिस्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट। एक कैप्टन जब खुद परफॉर्म कर रहा होता है, क्या वो बेहतर पोजीशन में होता है कि टीम को अच्छे से खिलाए, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैप्टन खुद कितना परफॉर्म कर रहा है? कैप्टेंसी समथिंग एल्स ऑन द ग्राउंड। आप इस फैक्टर को कैसे देखते हैं? क्योंकि शाहीन, हम खुद देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं वर्ल्ड कप से, खुद भी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत जोर लगाने के बावजूद भी, अपना बेस्ट करने के बावजूद भी बॉल तेज नहीं कर पा रहा हूं, विकेट्स नहीं ले पा रहा हूं ऊपर नई गेंद से। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या ये वो प्रेशर फैक्टर है जो शाहीन को एक बेहतर कैप्टन अभी तक नहीं कर पाया, या फिर नहीं, वो शायद अभी बात है ही नहीं, अभी टाइम चाहिए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्न करने के लिए? जी हाँ, नहीं बिल्कुल। ये देखिए, एक विजडम होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। जो कैप्टेंसी जो है वो सिर्फ कप्तान के अपने परफॉर्मेंस का नाम नहीं है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में क्रिकेट में बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं, जिसका माइक ब्रैडली का एग्जांपल है। रिसेंटली जब स्मिथ और वार्नर पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा था, तो पेन को बना दिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, और उन्होंने इतना अच्छी कैप्टेंसी की। तो ये एक विजडम होता है, एक अपने अंदर से आती है, लेकिन एक स्ट्रेटजी उसके साथ, प्लेयर्स के साथ उसको वर्कआउट करना, एक प्लानिंग को करना, तो वो मैच्योरिटी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन थोड़ी सी लैक लग रही है मुझे। वाकई शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है, लेकिन इस वो कप्तानी एक अलग आर्ट ऑफ कैप्टेंसी किताब है। आपने वैसे सुबह चूंकि जीत के लिए दुआ कर दी थी मैच से पहले, नहीं तो हम इस वक्त इज्तिमाई दुआ जरूर करते। बाद मैच एक बनती है। इरशाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस। और यकीनी तौर पे आप एनालिस्ट भी और बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर भी, पाकिस्तानी के तौर पे भी भाई, 24 करोड़ 99,989 लोगों में से वो साइड पे, और ये 11 लोग हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं हमारे परचम के साथ, हमारे इस खेल के साथ, जिसके बारे में कल हमने बड़ा बखूबी कहा था कि नेशनल गेम हमारी है नहीं, बट इट्स मोर देन अ नेशनल गेम फॉर अस, एंड इमेजिन द गेम मैन प्ले। दैट्स सैड। अगले 2 मैचेस जीते, कोशिश करें जीत जाएं, अगर नहीं भी जीतते तो सीरीज तो हम हार ही गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस पे तबसरा करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। क्रिकेट से टेम्परेचर, वैसे तो सियासत का भी कुछ कम नहीं है क्रिकेट की बिल्कुल तरह, लेकिन क्रिकेट के बाद आज बात करना इसलिए ज़रूरी है चूंकि हालात ऐसे हो रहे हैं। 22 दिन सिर्फ बाकी, इंतखाबात आने वाले हैं। सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है, पॉलिटिकल कैंपेन्स का कॉर्नर मीटिंग्स जल्द से बाकायदा तौर पर उनका आगाज़ हुआ चाहता है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की जो है मरियम नवाज साहिबा, कल अपने हल्का इंतखाब का उन्होंने दौरा किया। कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि लाहौरियों, शेर को फतह दिलाओ, खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। दिस उन्होंने कहा, आई जस्ट ट्राइंग टू कॉपी हिम। जगह जगह आपको नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आएंगे। तरक्की का सफर जहां रुका था 8 फरवरी को वहीं से शुरू करेंगे। दिस इज व्हाट मरियम नवाज सेड। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम तो शुरू कर चुकी है, मगर ताहाल ये जो बयानिए की पॉलिटिक्स है या एक मैनिफेस्टो है उनका, एज क्लियर, आई मीन जिस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि मैनिफेस्टो आए सामने, अभी तक उस तरीके से अवाम को कन्विंसिंग मोड के अंदर लाने में कामयाब नहीं हुई है। इनफैक्ट कोई भी पार्टी। दूसरी जाने बिलावल भुट्टो हैं, वो भी पूरे जोरों शोर से अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं और बार बार अपना बयानिया बता रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली, 30 लाख घर, तनख्वाहें डबल एंड 30 लाख घर। वहीं साथ साथ उन्होंने नून लीग को भी तनकीद का निशाना बार बार बनाया और पीटीआई के साथ हमदर्दी भी की है। तासुर ये पैदा हो रहा है कि बिलावल भुट्टो नून लीग को टारगेट करके पीटीआई के वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जी, बल्ले का जो निशान है छिन जाने के बाद जो मुश्किलात की शिकार तहरीक इंसाफ है, उसको अंदरूनी इख्तलाफात का भी सामना है। पार्टी के अहम रहनुमा आमने सामने आए। इनफैक्ट शेर अफजल मरवत साहब और पार्टी को मुतारिक करने के लिए मैदान में निकले हुए हैं, लेकिन पार्टी के जो दीगर रहनुमा है, जिनमें सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन है, हामिद खान साहब शामिल हैं, उन्होंने शेर अफजल साहब को डिसोन कर दिया है। और जवाब में शेर अफजल साहब ने सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को साजिशी और पार्टी को तकसीम कराने वाला करार दे दिया। इससे कब जी शेर अफजल साहब के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी को रॉन्ग नंबर करार दिया था, और इसके बीच चंद दिन जो चेयरमैन रहने वाले पीटीआई के रहनुमा हैं
गौहर खान साहब उनको पार्टी मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि पीटीआई के कारकुन और ओहदेदार इख्तलाफात में ना पड़े। हमारा लीडर जेल में है, आपसी इख्तलाफात से इज्तनाब करें। अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो अपनी तक रखे। ये जो आपसी इख्तलाफात हैं तहरीक इंसाफ के, वर्कर्स को कैसे मुत्तहद करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ इतना जो के लिए मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। और 13 जनवरी को जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जजों के खिलाफ जो सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए जीआईटी तश्कील दे दी गई है। बिल्कुल, एडिशनल डीजी साइबर क्राइम विंग एफआईए को जीआईटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। इस टीम में आईएसआई है, आईबी है और पीटीए के कम से कम ग्रेड 20 तक के नुमाइंदगान शामिल होंगे जो कि तहकीक करेंगे। जीआईटी इस्लामाबाद, जीआईटी में जो इस्लामाबाद पुलिस है इसके डीआईजी भी शामिल हैं। इसके अलावा इसकी जो तश्कील है, नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया है। जजों की साख खराब करने के लिए जो मुहिम चलाने वाले हैं उनका तयन किया जाएगा, चालान अदालतों में पेश किया जाएगा। जीआईटी आइंदा के लिए ऐसी मुहिम से बचने के लिए भी इक़दाम तजवीज़ करेगी और 15 दिन में अपनी रिपोर्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री को जीआईटी पेश करेगी। तो देयर समथिंग अलार्मिंग फॉर द पीपल, जो कि बहुत खुल के जुडिशरी के ऊपर और जजेस के ऊपर बाय नेम बाय देयर पिक्चर्स तनकीद कर रहे थे और बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स भी कुछ लोग दे रहे थे। फैसले से डिसएग्री करने में कोई हर्ज नहीं है कि हम इस फैसले से मुत्तफिक हैं, लेकिन तनकीद की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करना और ये सारी चीजें, ये बहुत कुछ लोग रखते नहीं है ना, दे कीप नो लिमिट। हमारे साथ शौकत पराजा साहब हैं, उनसे जरा इसी बारे में। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इंतखाबी मुहिम से आगाज कर लेते हैं, इनफैक्ट बल्कि इस जीआईटी के हवाले से ही बात कर लेते हैं। पहले बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है और जितने अहम लोगों को इस जीआईटी में शामिल किया गया है, एज इमरान सेट के बहुत बिलो द बेल्ट जाके तनकीद की जाती है। फैसलों से इख्तलाफ करना एक अलग चीज है, लेकिन पर्सनालिटीज पे और उन पे जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक प्रॉपर कैंपेन का चलाया जाना, दैट्स रॉन्ग। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? थैंक यू वेरी मच। जेआईटी ने ढूंढना है कि कौन लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। तो मुझे तो पता है कौन लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, आपको भी पता है कौन लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। यानी वो नॉन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठकर पाकिस्तान की अदलिया की मुखालिफत में मुहिम चला रहे हैं बाकायदा, और जजेस के हवाले से बहुत ही इंतहाई किस्म के डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे हैं। वो सबको मालूम है। जेआईटी फिर जो रिकमेंडेशन देगी क्या वो अहम है। अब देखे ना, एक कानून है मुल्क का, उस कानून के मुताबिक काजी फायद ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। वो बार बार मांगते रहे कि कुछ तो दिखा दें पेपर में, कुछ तो बता दें कि आपने कैसे इलेक्शन करवाए, नॉमिनेशन किस की थी, जो 50,000 रुपए फीस जमा करवाने था वो वाउचर ही दिखा दें। कुछ नहीं दिखाया। अभी अजीब ये सूरत हाल है। यानी पाकिस्तान में कानूनदान भी कह रहे हैं, जो पीटीआई के वकला हैं, कि जो एक पाकिस्तान में बदनाम ज़माना लॉ ऑफ नेसेसिटी हुआ करता था, नजरिया जरूरत, कि उसके तहत फैसला दे दिया जाता, लेकिन कानून के मुताबिक फैसला ना दिया जाता। पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया में जहां जहां सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी जा रही थी कि वकला डिफेंड करने में नाकाम रहे। जितने वकला सामने आए उनके पास वो लीगल पॉइंट्स की बजाय वो तकरीर करने का उनको शौक था, और यही पीटीआई का अलमिया बन गया। ये जो आप तकसीम की बात कर रहे हैं, जितने लोगों के आपने नाम बताए, ये कोई पॉलिटिशियन थोड़े हैं, ये सियासतदान थोड़े हैं। ये तो अपनी प्रोजेक्शन के लिए आ गए कि हम इस पार्टी के साथ खड़े हैं। कुछ को टिकटें मिल गई, कुछ जो है वो टिकटों से महरूम रह गए, और अब वो एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, और यही इस पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया बन गया है। ठीक है, चले बाकी जो पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो तो अपनी जगह। मैं जरा पार्टी के अंदर आप के हवाले से बात करना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ के अंदर व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज गोइंग टू लीड द पार्टी फॉर द टाइम बीइंग। मतलब हमें भी याद है कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये वकील जरूर थे, लेकिन ये हाईलाइट हुए हमारे एक्सप्रेस टीवी के एक प्रोग्राम के एक झगड़े से। उसके बाद इनको एक शोहरत भी मिली और लोगों ने इनको हाइप देना शुरू की कि बड़े अपराइट आदमी हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं। फिर इन्होंने कुछ बातें की चेयरमैन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाम से मंसूब जेल से बाहर आके कि उन्होंने ये कहा जिसके बारे में फिर उनको निगेट किया हामिद खान जैसे सीनियर लीडरान ने और वकला ने, और फिर ओवैसी इनकी एक इंटरनल जंग चल रही है। इस वक्त ये पार्टी किस नहज पे चल पड़ी है? बाकी मुश्किलात तो अपनी जगह, ये इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर इतना कमजोर था कि सारी जो टॉप नॉच लीडरशिप थी, अगरचे कि वो अगर जेलों में भी है, लेकिन सब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होकर रह गया। अब एक कहता है ये पार्टी मेरी है, और खान साहब ने वैसे ही गौहर साहब के हक में ऐसा फैसला किया कि उनको लीडर बना दिया उन्होंने, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्या पुराने लीडरान नहीं थे कि नए लोग आ गए इस पार्टी के अंदर। इस पे क्या कहेंगे?
देखिए, पहली बात तो शेर अफजल खान मरवत की है, हर बंदे को बोलने का हक हासिल है, वो जैसा बोले, लेकिन जो पार्टी डिसिप्लिन होता है उसकी तो हम सरीहन खिलाफ वर्जी देख रहे हैं। शोएब शाहीन को उन्होंने गद्दार करार दिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बारे में जो उन्होंने बातें की आपने खुद बता दी। सो मच सो जो पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, बहुत पुराने पीटीआई के साथ हैं, उनके बारे में जो बात करते हैं, या हामिद खान साहब हैं, उनके बारे में जो बात करते हैं, लीडर का जो है वो एग्जैक्टली यहाँ फिटन होता है। ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई वाले सारे ही जेलों में पड़े हैं, बहुत सारे अच्छे लोग बाहर बैठे हैं जो कुर्बानियां दे के, जिन्होंने या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या उनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हुआ, उनसे तो पूछा तक नहीं जा रहा। मसलन अली मोहम्मद खान है, मैंने खुद उनको पिछले हफ्ते शो में लिया था। उनको पार्टी के जो ये फैसले हैं उन पर न किसी ने एतमाद में लिया। हालांकि आपको याद है वो जो अप्रैल वाली रात थी, 10 अप्रैल वाली रात, अकेले ये असेंबली में, पूरी असेंबली में इन्होंने तकरीर की और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया था। ये जो न्यू वारद हैं, ये एक तकिया किया गया था इन पे कि वकला हैं या कानून के मुताबिक आगे चलेंगे, कानून मुताबिक पार्टी को संभालेंगे, लेकिन उल्टा हो गया कि पार्टी की सफों में कंफ्यूजन। ठीक है, मेरे पास लास्ट मिनट है शौकत भाई साहब, लास्ट मिनट है। नून लीग और जो पीपीपी की कैंपेन है, खासतौर पे नून लीग की कैंपेन पे मैं आपका कमेंट चाहता हूं, जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई है, कैसा देख रहे हैं? मोमेंटम बनेगा? कल मरियम अपने हल्के में थी। वो जो एक बहुत रवायती होता है, जो बार बार कहा जाता है कि जी रवायती मोमेंटम नहीं है, लेकिन ये सारा दिन जो टीवी स्क्रीन पे चलता है या शाम को 4 घंटे यही बहस होती है। हर पार्टी का मंशूर खंगाला जा रहा है, हर पार्टी के लोगों को स्क्रूटनाइज मीडिया भी बैठ के कर रहे हैं और मुखालिफिन भी कर रहे हैं, और यही कैंपेन होती है। यानी ये कहा जा रहा है फॉग के मौसम में कि बड़े जलसे नहीं हो रहे, 12 बजे तक सूरज नहीं निकलता, 5 बजे के बाद फिर वैसे ही कुछ नजर नहीं आता। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो लंबी लंबी रैलीज होंगी, लंबे लंबे जलसे होंगे, वो तो ना सिर्फ पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है, बल्कि हमारे हालात जो मौसमी हैं उसके मुताबिक भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, टीवी स्क्रीन हैं, सोशल मीडिया है, सारा दिन बहस मुबाहिसा होता है, अखबारात भरे होते हैं। मेरा ख्याल है यही न्यू मोड ऑफ कैंपेनिंग है, न्यू मोड ऑफ मोमेंटम है। यस, थैंक यू वेरी मच शौकत पराची साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जी शौकत पराची साहब अपना तजिया दे रहे थे। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, कैंपेन जारी है, इस पर हम आपको और आप बताते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हमने सियासत के ऊपर तज्जिया लिया, ये तज्जिया तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन थी, एक तज्जिया आवाम भी कर रहे हैं ना, वो आवाम तज्जिया ये कर रहे हैं कि भाई किसने कैसा परफॉर्म किया और अब हमारी क्या राय है, और वो किस पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि हो सकता है वो उनके मुस्तकबिल को बेहतर तौर पर लेके चल सकती है। तड़के तड़के में एक सिलसिला है, हम आवाम से बात करते हैं और उनकी राय इलेक्शन 2024 के हवाले से जानते हैं। आज देखते हैं हमारे सिकंदर भट्ट साहब किस हल्के में और आवाम क्या कह रही है, दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूं सिकंदर भट्ट, मौजूद हूं मैं सूबाई असेंबली के हल्का 169 में, और अब हम करेंगे हस्बे मामूल वर्बल पोल के जरिए एक सर्वे कंडक्ट और जानेंगे किस पार्टी की यहां क्या पोजीशन है। मेरे साथ रहिएगा। किस पार्टी को वोट देंगे आप? नून लीग को देंगे। आप वोट किसको देंगे? शेर को देंगे। इलेक्शंस में आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं? पीपल पार्टी। इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? पीटीआई। इलेक्शन 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਠੱਪਾ ਲਾਣਾ? ਐਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਵੋਟ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਪੀਟੀਆਈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਠੱਪਾ ਲਾਣਾ ਹੈ? शेर ਨੂੰ लाना। इलेक्शंस आ रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट करेंगी? मैं क्या कहूँ, नवाज शरीफ। किस पार्टी को वोट देना चाहोगी आप? नवाज शरीफ। बाबा जी जी केड़ी पार्टी को वोट दे रहे हो? पीपल पार्टी। ये बताएं, इलेक्शंस आ गए हैं, आप किस पार्टी को वोट करेंगी? किसी को भी नहीं करूंगी, किसी से कोई फायदा नहीं है। इस इलेक्शन में किसको वोट डालोगे? इस इलेक्शन में नवाज शरीफ को डालेंगे। भैया इस इलेक्शन में किसको वोट डालोगे? पाकिस्तान तारीख इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਇੱਥੋਂ ਦੇ सलाम। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? जी जी ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਫਰਵਰੀ? ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਭਾਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ जनाब किन वोट पा रहे हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ। किस पार्टी को वोट देंगे? ओया का रगबत ओया का नस्ताइन। सलाम भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक है, मकामी हैं आप यहाँ के?
8 ਫਰਵਰੀ को किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? पीटीआई 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नवाज शरीफ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੱਪਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, किन वोट दोगे? पीटी दे मकामी हो यहाँ के? जी इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट करेंगे आप? पीटीआई को। आप किसको वोट करेंगे जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप किसको करेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ओके जी सर, आप किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को। आप सर किसको वोट करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इलेक्शन आ गए, आपसे वोट मांगने भी पार्टियां आ रही होंगी घर पे, तो आप क्या इरादा रखती हैं, आप किस पार्टी को वोट करेंगी? मैं तो कहनी आज के बदवाई के साइड ना किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? किस पार्टी को वोट देने जाएंगे? हम सबको देंगे इंशाल्लाह ताला। सारे ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ जाएगा। 8 फरवरी को आप किस पार्टी को वोट देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई को देंगे। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ पीटीआई 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? नून लीग को ही दे रहे। ओके करें आप सर। सर कैदी नंबर 804 ਇਹ ਦੱਸੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? पीटीआई 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਠੱਪਾ ਲਾਓਗੇ? देना ही नहीं पीटीआई। भाईजान 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई आप सर किसको वोट दे रहे हैं? हम सर नून लीग 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट करेंगे आप? पीटीआई 8 फरवरी को इलेक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप किस पार्टी को वोट करेंगी? पीटीआई आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई आप किस पार्टी को वोट करेंगे? नून लीग को। 8 फरवरी ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? पीटीआई आप तहरीक इंसाफ। 8 फरवरी को किसको वोट कर रही हैं आप? टुट के जावा सानू कोई भी नहीं कुछ देंदा एक मिसाल है अपना अपने ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ पीटीआई को सर। किस पार्टी को वोट करेंगे आप? शेर को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? पीटीआई भाई साहब किन वोट पा रहे हो पार्टी ਨੂੰ? जिन्हें पालदी सबसे ज्यादा ही है 8 फरवरी को जो इलेक्शंस आ रहे हैं, आप उसमें किस पार्टी को वोट करेंगी? पीटीआई को 8 फरवरी को इलेक्शंस की तैयारी है, किसी को नहीं डालना वोट सब गंदे हैं आप इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करेंगी? किसी को भी नहीं भाई किसी को भी नहीं। इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी आप? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ 8 फरवरी के इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट करेंगी? सर मेरे हस्बैंड देंगे, मेरा कोई इरादा नहीं है, उन्होंने नवाज शरीफ को देना है। 8 फरवरी को जी किस पार्टी को वोट करेंगे आप? पीटीआई को वोट देंगे हम। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट करेंगे आप? सादा है शेर। फिर आप सर किसको वोट करेंगे? पीटीआई किस पार्टी को वोट करेंगी आप? हम तो किसी को नहीं देंगे 8 फरवरी को किहड़ी पार्टी में वोट दे? पीटीआई 8 फरवरी को वोटिंग हो रही है पाकिस्तान में, इलेक्शंस आ रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट देने का रखते हैं? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ? हाँ जी ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਬਣਿਆ? हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨੇ ਨੋਨੀ ਨੂਨੀ ਸਭ ਕਰਾਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਨੌਨੀ ਦਾਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਆਸਤ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? पूरी गर्मियाँ कैश पाने 8 फरवरी के इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह ताला जी पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। तो आप किस पार्टी को वोट देंगी? मैं नवाज शरीफ की पालती हूँ 8 फरवरी के इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देंगी? शेर को अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहीं के मकामी हैं आप? जी सर मैं इधर कराची हूँ। 8 फरवरी के इलेक्शंस को किस पार्टी को वोट देंगे? इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह वोट देंगे। ईया का नापुदो ईया का नसाइन। 8 फरवरी के इलेक्शंस में आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई 8 फरवरी के इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट करेंगी? आपको नहीं पता? आप बता दें जी। आप किसको करेंगी? नून लीग को 8 फरवरी के इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करेंगे? पीटीआई मैं क्या पहलवान जी अस्सलाम वालेकुम, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਧੂ ਬਣੀਆਂ। ਵਾਧੂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੁਣेंगे बिलाल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो को? ओके जी सर, आप पार्टी बताएं जी। पहले बुर्की लगा लो, बुर्की लगा लो, उसका ना लग जाए। पीटीआई इंशाल्लाह ताला। 8 फरवरी के इलेक्शंस को आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी? हम किसी की तरफ नहीं दे 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट करेंगे? नून को। खान 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 हाँ साहब आप किस पार्टी को वोट करेंगी? वोट जो लेते हैं वो अक्सर कोई कुछ ना कुछ तो देते लेते हैं जी हाँ जी हाँ जी तो हम लोगों को ऐसे ही बेफजूल ही आपने पिछली दफा वोट किया था? जी किस पार्टी को दिया था? नवाज शरीफ वो वोट जो आपने ले दे के दिया था? नहीं वो भी वैसे ही अभी तो आप कह रही थी। नवाज शरीफ को और किसको? आप किसको देंगे सर? नवाज शरीफ जिंदाबाद।
भाई जो 2 करोड़ दे देगा उसको वोट दे देंगे। क्या करेगा? 2 करोड़ दे देगा उसको वोट दे देंगे। सर इनके साथ डील करते हैं। हाँ, 2 डील करोड़ कर में ले। 1 वोट। हाँ कितने जी। वोट है आपके पास? मेरे पास एक ही अपना वोट है और किसी नहीं, का हम नहीं। होलसेल का काम करते हैं। नहीं ज़्यादा ऐसी वोट बात नहीं। जी तो ये था एक्सप्रेसो वर्बल पोल सर्वे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब तस्करा बॉक्सिंग की दुनिया पर राज करने वाले लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली का, जिनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के शहर वेस्टविल के एक मसीही घराने में पैदा हुए और उनका नाम कले रखा गया। 70 की दिहाई में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 29 अक्टूबर 1960 को आबाई कस्बे वेस्टविल में ही पहला मुकाबला जीता। बॉक्सिंग में उनका करियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से बहुत कामयाब रहा, लेकिन उनको कहना चाहिए कि अजमत उस वक्त मिली जब 60 की दिहाई में उन्होंने रोम ओलंपिक में सोने का तमगा अपने नाम किया। बिल्कुल, तमगा जीतने के बाद मोहम्मद अली को नस्ल परस्ती का सामना करना पड़ा, लेकिन इन वाकयात के बावजूद उनकी कामयाबियों का सिलसिला चलता रहा और 40 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की जिंदगी 20 साल पर मुहित रही और उन्होंने 56 मुकाबले जीते, जबकि 37 नॉकआउट स्कोर किया। दुनिया बॉक्सिंग पर कई बरस तक राज करने वाले मोहम्मद अली 3 जून 2016 को इंतकाल कर गए और आज भी बॉक्सिंग के रिंग में आने वाले मोहम्मद अली को अपना एक जो के लिए आइडियल मानते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और जब तक दुनिया रहेगी मोहम्मद अली का नाम रहेगा और उनकी जो कोट्स हैं, उनकी जो कही भी बातें हैं, आज भी बहुत से लोगों के लिए मशले रहा है। हैप्पी बर्थडे टू द लेजेंड, टू अ चैंपियन। इससे पहले कि हम इनफैक्ट आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको अपना सेगमेंट दिखाते हैं। ग्लेशियर्स के हवाले से हम अक्सर बात करते नजर आते हैं। पाकिस्तान उस खित्ते में जहाँ पे टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये मौसमियाती तब्दीली की जद में है। हमारे साथ आज इस सेगमेंट के अंदर सखी आसिफ सईद साहब मौजूद हैं, वकार मलिक के साथ। वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे प्रिवेंशन हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती और मौलियाती तब्दीलियाँ किसी ज़माने में हम उनको निसाब का एक हिस्सा समझते थे या मीडिया में उन पर बात हुआ करती थी, लेकिन अब ये हकीकत बनकर बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हुई हैं। आप पंजाब, सिंध, किसी जगह चले जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान चले जाएँ, अब आम आदमी अपनी नज़रों से वो तमाम चेंजेस, वो तमाम तब्दीलियाँ देख रहा है और अब उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो हमारी गफलतें रही हैं, पूरी दुनिया इसमें शामिल है। और हमारा तो कार्बन एमिशन में कोई इतना ज़्यादा किरदार भी नहीं है, इसमें शायद तरक्की याफ्ता ममालिक कहीं ज़्यादा बड़े इस हवाले से मुजरिम कहलाए जा सकते हैं। उनकी जो गफलत है, वो तमाम चीज़ें जो है इस वक्त हमारे सामने हैं और वो तमाम तब्दीलियाँ हमारे सामने इस वक्त वकूफ़ पजीर हो रही हैं। उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, ये भी अभी वक्त जल्द ही शायद बताएगा। और उससे पहले अगर हमने कोई बहुत बड़े अच्छे इक़दामात ना किए। मेरे साथ सखी आसिफ हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और पशु से ताल्लुक़ है, हुंजा से ताल्लुक़ है और बचपन से लेके वहीं पे पले बड़े, उन पहाड़ों को, उन ग्लेशियर्स पे ट्रैकिंग करते हुए उनकी सारी उम्र गुजरी है। अब बटूरा बहुत तवील ग्लेशियर है और उसके बाद पशु एक 28 किलोमीटर। तो इन बड़े ग्लेशियर्स के दहाने पे पशु गाँव के सखी आसिफ से हम पूछेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है ये वाक़तन वो भी इस चीज़ को नोट कर रहे हैं और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। बहुत शुक्रिया सखी पे, थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं ना कि गाँव में या मुख्तलिफ जो नॉस्टैल्जिया होता है लोगों को कि हमारी जो बचपन है वो वहाँ खेलते कूदते गुजरा। तो मैं एक ऐसे शख्स के सामने बैठा हूँ जिसका बचपन जो है वो दुनिया के अजीम तरीन ग्लेशियर्स के दहाने पे जो गांव है और उन ग्लेशियर्स भी बटूरा ग्लेशियर उन तमाम वहाँ पे खेलते कूदते गुजरा। और आपकी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मतलब चलें 2-3 डेकेड्स की बात कर लेते हैं। आप बहुत वाज़ेह तौर पे ये इलामात या निशानियाँ देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, अगर हम पशु या हुंजा के या ओवरऑल जीबी के नुक्ते नज़र से बात करें? जी वकार भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, बहुत रैपिड चेंज हम लोग जो है ना इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वहाँ पे। और मैं अभी हुंजा से आया हूँ लाहौर, और आप यकीन माने इस पिछले साल इस टाइम पे वहाँ पे बहुत बर्फ़बारी हुई थी और इस साल जो है ना वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हो रही है और टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। और जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे एज ए मकामी मैं कहूँगा कि हमने पशु ग्लेशियर को भी रैपिडली मेल्ट होते हुए देखा है। ये आपकी याद में आ गया था? जी जी। अच्छा। और हमने बटूरा ग्लेशियर को भी मेल्ट होते हुए देखा है और बहुत सारे ग्लोफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे इलाके में। अब जो है ना सर्दियों में भी ग्लोफ होने लगे और वो जो डिज़ास्टर सिचुएशन है वहाँ पे उसके ऊपर हमने इसको मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है
अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो बदकिस्मती से मैं कोई 7 साल से कर रहा हूँ वहाँ पे एक्टिविज़म, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और इलेक्शन भी कंटेस्ट करता हूँ, इलेक्टोरल प्रोसेस में भी गया हूँ। आप किसी भी पार्टी के मंशूर में क्लाइमेट चेंज को नहीं देखोगे। कितनी हैरानकुन बात है जिसका जिस चीज़ का डायरेक्टली हमारे सर्वाइवल से ताल्लुक। बिल्कुल। और इसमें जो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो पॉलिसी मेकर्स है जो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के नाम पे आके बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट होटल्स में जाके सेमिनार्स करते हैं, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के ऊपर। तो ये डिबेटेबल है कि हमें अपने अप्रोचेस चेंज करना चाहिए, हमें जो है ना अपना पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, वगरना मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ना हम एक डिज़ास्टर सिचुएशन में जाएंगे। और पूरे पाकिस्तान जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान पे डिपेंडेंट है क्योंकि वाटर सोर्स हमारे पास है। अगर हम इस वाटर सोर्स को ख़त्म करेंगे, ग्लेशियर्स को ख़त्म करेंगे, तो ये मतलब स्कार्सिटी जो है ना पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया का मसला है। एक्चुअली पूरी दुनिया का इसलिए है कि अगर नॉर्थ पोल के बाद तवील तरीन ग्लेशियर्स और ये सारा बर्फानी हुजम जो है अगर वो पाकिस्तान के पास है और ये अगर पाकिस्तान सफ़र करता है तो ये पूरी दुनिया भी सफ़र करेगी। जी, ऐसे ही। ये बताइए कि जब हम बात करते हैं इसकी क्लाइमेट चेंज की, तो पिछले जो गुज़श्ता, अच्छा मैं एज अ टूरिस्ट बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आना जाना होता है, तो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है मैं सिर्फ आपसे तायद चाहता हूँ, या अगर तायद आप ना करना चाहें, वो ये है कि मुझे लगता है जैसे पिछले 4 सालों में ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं इनमें इजाफा हुआ है। और ये अचानक जो है ये यानी क्लाइमेट चेंज या इन तमाम चीज़ों को मैं देखता हूँ कि पिछले 3 सालों में बहुत रैपिड और बहुत तेज़ी से इस चीज़ों में इजाफा हुआ। आपने इस चीज़ को विटनेस किया है कि पिछले? बिल्कुल। और रिसेंटली मैं जो है ना डिफरेंट विलेजेस में मैंने विज़िट किया, वहाँ पे बहुत सारे गांव जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ के फार्मर्स से बात हुई और ख़वातीन से ख़ासकर, तो ये सारे जो वहाँ के रिहायशी है वो भी इस चीज़ को अभी कंसीडर कर रहे हैं और इस चीज़ को फील कर रहे हैं। और ना सिर्फ इंसानों के ऊपर, आप देखें क्रॉप्स के ऊपर भी असरात स्टार्ट हो गया है, पंजाब में हो रहा है, और फ्रूट्स के ऊपर होने लगे। मतलब जिस टाइम पे ब्लॉसम का टाइम होता है वहाँ पे आपको एक एक्सट्रीम लेवल के रेनफॉल का आपको सामना करना पड़ता है, और चूँकि वो पॉलेंस की वजह से फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं और फ्रूट्स उस लेवल पे नहीं होता है। तो हर चीज़ के ऊपर, सिर्फ ना इंसानों के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर और बहुत सारे चीज़ों के ऊपर इसने इम्पैक्ट किया है। आपका वो जो आगे था बटूरा ग्लेशियर के सामने एक झील हुआ करती थी, तो वो भी खत्म हुई? वो ग्लोफ की वजह से ख़त्म हुई और वो वहाँ पे बल्कि कैंपिंग साइट भी थी, बिल्कुल सारा खत्म हुआ। तो ये नहीं अभी ये पस्सू ग्लेशियर इधर इस तरफ से भी डेफिनेटली आपके लिए हर वक्त खतरा है। जी जी। फिर आगे जो गुलमित, इससे पहले गुलकिन ग्लेशियर है, उसके हर वक्त ब्रस्ट होने का खतरा रहता है। लेकिन ये पिछले 3 सालों में तो ये बहुत खौफनाक हो गया है, ये जो भी चीज़ें हैं। और फिर आप नीचे कोहिस्तान तक चले आए तो ऐसी जगहों से ये फ्लैश फ्लड्स बरामद हो रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली वहम गुमान भी नहीं था कि कभी यहाँ से भी बरामद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो अब इसके इक़दामात और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसमें जब तक बैनुल अक़वामी एक सतह पे नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। इसमें वक़ार भाई अभी एक चीज़ ना जो मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि मतलब हमें एज ए कम्युनिटी इसको देखना चाहिए, एज ए वर्ल्ड कम्युनिटी। तो मैं हमेशा ये एग्जांपल लेता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल एक फैमिली में रह रहे हो, अब उस फैमिली के अंदर एक बंदा जो है ना वो एक इंडिविजुअल ट्रबल करना स्टार्ट करे तो पूरे फैमिली डिस्टर्ब होता है उससे। तो इसी तरह जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट जो है कंट्रीज़ है, जो सरमाएदार है, जो डिफरेंट कंपनीज चला रहे हैं, उनके वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि मतलब वो इसके लिए कोई अल्टरनेटिव हल निकाले, और ताकि मतलब हम जो है ना इससे इफ़ेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना पूरे पाकिस्तान या दुनिया ने इफ़ेक्ट होना है इससे। अब मैं रिसेंटली एक दोस्त को यही बता रहा था कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो वहाँ से डिस्प्लेस होके शहरों की तरफ आए, फॉर एग्जांपल आप अताबाद डिज़ास्टर का सिचुएशन देखें, 3 गाँव उसमें डूब गए, ठीक है, उसमें सबमर्ज हुए, तो वो लोग निकल के शहरों की तरफ आते हैं क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है। और जब हम शहरों की तरफ आएंगे तो हम लाहौर आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, कराची जाएंगे, और एक किस्म का हम आप लोगों के ऊपर बर्डन होंगे
तो ये आप देखें कि मतलब एक क्लाइमेट चेंज के वजह से हम डिस्प्लेस हो रहे हैं, और डिस्प्लेस होने के वजह से हम ये होते हैं कि आप लोगों के रिसोर्सेज पे आके हम काबिज होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ हम ही अर्न कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन यहाँ के बढ़ते हैं, और ये इससे एक डिस्टर्बेंस जो है ना वो पैदा होता है। अगर आप हमारे ख्याल रखेंगे या वर्ल्ड कम्युनिटी वाले मतलब वहाँ के जो पुश्तनी बाशिंदे उनके ख्याल रखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये डिस्टर्बेंस जो है ना पॉपुलेशन के अंदर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सखी भाई। नाज़रीन, बात यह है कि इसकी बाज़गश्त एक बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला है जिसको करते हुए हमें तकरीबन 3 साल हो गए, और उसमें हमने जो सीखा है, और आपने वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी जो एक्सप्रेस पे ऑन एयर होती हैं, उसमें जो चीज़ हमने सीखी है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बुलंदियों को सबसे पहले हिट करता है, वहाँ पे अलामात सबसे पहले ज़ाहिर होती हैं, और पामीर पे बहुत ज़्यादा काम किया है बाम अर्ज़ की बाज़गश्त की मुख्तलिफ़ टीम्स ने, वहाँ से ये चीज़ नीचे आती है। तो ये नहीं है कि मैदान वाले बच जाएंगे, उस क्लाइमेट चेंज जब तक मैदानों में आएगा तो उस वक्त तक तो वो बिल्कुल तबाही करेगा, लेकिन अलामात जो हैं वो सबसे पहले बुलंदियों पे ज़ाहिर होती हैं। इसका मतलब ये है कि अभी वो मुतासिर हो रहे हैं, कल हमने और आपने मुतासिर होना है। आज अगर इक़दामात न उठाए गए तो यूँ ही समझें कि हम आने वाली नस्लों के मुजरिम हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ फुटबॉल की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि फुटबॉल के मैदान में यकीनी तौर पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। याद ही होगा आपको, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने कंबोडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफाइंग मैच में फतह हासिल की थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मैच को देखने के लिए गए थे। इसके बाद सऊदी अरब से हमें शिकस्त हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा खेल खेला था। ताजिकिस्तान के हवाले से भी जो हमारा मैच हुआ था ताजिकिस्तान की टीम से इस्लामाबाद में, वो भी, और फिर अब रवां साल मार्च में कौमी टीम का जो मैच है वो जॉर्डन के साथ है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं फुटबॉल को लेकर, कम से कम इंटरनेशनल एरिना के ऊपर पाकिस्तान की टीम नज़र आना शुरू हुई है। अब इस मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट वो उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आई है, वो फीफा की जानिब से है। साल 2024 के लिए रेफरीज की जो फहरिस्त जारी की गई है, इसमें पाकिस्तान के 8 रेफरीज को शामिल किया गया है। इसमें 7 रेफरीज पहले मौजूद थे जिनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी थी, जबकि एहसान अहमद साहब जो हैं नए रेफरी हैं जो कि इसमें ऐड हुए हैं। और इस साल ये तमाम रेफरीज, असिस्टेंट रेफरीज जो हैं अपनी महारत के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एक तो हमने इस पर बात करनी है कि पाकिस्तान के लिए क्या एजाज़ है। उसके अलावा एक फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ जो काम करती है, उसके मेंबर हैं मोहम्मद शाहिद नियाज खोकर साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है ये किन खतूत पे काम करती है, इस पर माई इन्फॉर्मेशन जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं फुटबॉल से रिलेटेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है, एंड फुटबॉल कल्चर, फुटबॉल की तरवीज के लिए काम करती है। सो आज चूँकि हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद है तो हमने कहा जरा इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि फुटबॉल पहले सिर्फ देखने की हद तक पाकिस्तान में था, लेकिन अब न सिर्फ टीम हमारी खेल रही है बल्कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। ओवरऑल कैसी देख रहे हैं पाकिस्तान में फुटबॉल की पिक्चर सोफा? ये जो आपने शुरू के अंदर, एक तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि विजिबिलिटी फुटबॉल की अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आई वुड से कि फुटबॉल पब्लिक स्पोर्ट तो हमेशा से ही थी जी, लेकिन अब इसके मीडिया अपीयरेंस ज़्यादा है, कंटेंट इसका मीडिया के ऊपर ज़्यादा आ रहा है। स्पेशली जिस मैच का आपने जिक्र किया, द फेमस हिस्टोरिकल विन ऑफ पाकिस्तान इन द फर्स्ट क्वालिफायर, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली फीफा विन थी फीफा क्वालिफायर्स के अंदर। सो इसने काफ़ी एक तब्दीली ये लेके आया इस मैच में हमारा जीतना। और ना सिर्फ ये कि इससे आपके हीरोज़ वाला इमेज एक बनता है आपके प्लेयर्स का और फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, बल्कि जो एटमॉस्फेयर, जैसा आपने दुरुस्त कहा कि जो एटमॉस्फेयर उस दिन स्टेडियम के अंदर हमने देखा, वो दैट वाज अमेजिंग। मुझे काफ़ी अरसे से मैं फ़ुटबॉल के साथ हूँ, लेकिन इस तरह का माहौल, इस तरह का चार्ज क्राउड फुटबॉल के अंदर मैं भी पहली दफ़े पाकिस्तान में देखा, तो इट वाज वेरी इंप्रेसिव। अच्छा शाहिद साहब, आपकी कमेटी के हवाले से हम ज़रूर जाएंगे, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें किन खतूत के ऊपर काम करती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कैटर करते हैं। एज इमरान ने थोड़ा सा इंट्रो में तो बताया, पर इन डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा अपने। आप गालिबन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले से बात करिए। तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बेसिकली एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक स्पेशल सेटअप होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो फीफा डायरेक्टली जिसको
यानी उनका उसका तयन करती है। और फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी फॉर एनी मेंबर एसोसिएशन, नॉर्मलाइजेशन का लफ्ज़ ही उसके मफहूम को वाज़े करता है कि जहाँ कहीं पे फॉर एनी रीज़न द थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, जो फुटबॉल की पॉलिटिकल चीज़ें हैं या किसी भी वजह से वो एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उसको कुछ देर के बाद जब फीफा ये देखता है कि वो लोकल अरेंजमेंट के तहत नई किसी नतीजे पे पहुंच पा रही, तो फिर एक ऐसा स्पेशल सेटअप बना दिया जाता है जो कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी कहलाती है, विच इज़ डायरेक्टली गवर्नड एंड supervised by FIFA and the continental body, in our case Asian Football Confederation. All right. So it is a special arrangement. अभी तक क्या फाइंडिंग है आपकी इस कमेटी की पाकिस्तान में चैलेंजेस को लेकर, और कितना काम हुआ है? जी चैलेंजेस बहुत सारे थे। चैलेंजेस तो बेतहाशा थे पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर, मैं फुटबॉल की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और इसी तरह अंडरस्टैंडिंग की सेंस में बड़े चैलेंजेस थे। जो इसका बैकग्राउंड है, मैं इस कमेटी से, मेरा काफ़ी लंबा कैरियर है फुटबॉल के साथ और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ। You've been playing as well? No. I was I always remained in the administration. At the back end? Yeah. All right. ठीक। So challenges तो बहुत थे, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता अब हम पहुंच गए ऐसी जगह पे जहां पे अब PFF के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमें नजर आना शुरू हो गए। तो this would be 2024 would be the election years for Pakistan Football Federation. कहीं हुकूमती सरपरस्ती मुआवनत मौजूद है, या ये जो इंटर-प्रोविंशियल हमारी बैन-उस-सूबाई वजारत है उसके नीचे खेल आता है, तो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मौजूद है, कोई सुपरविजन मौजूद है कि एक अच्छी बॉडी बन जाए PCB की तरह या PHF की तरह जो लीड कर सके? नहीं, उनका तो दोनों बॉडीज की जो बेसिक फिलॉसफी है वो फ़र्क है। फुटबॉल की जो बॉडीज़ होती हैं वो डायरेक्टली वो फीफा के साथ एक और तरह के अरेंजमेंट में वो फ़र्क तरह से चल रही होती हैं। अच्छा। इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या क्रिकेट बोर्ड, तो उनका जो बेसिक फैब्रिक है वो फ़र्क है। वो उसको गवर्नमेंट, यानी उसको ज़्यादा उसमें उसका रोल होता है। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल तो नहीं है। हाउएवर, जहाँ पे हम हमेशा हुकूमत के ऊपर सिर्फ तनकीद करते हैं, तो मैं बिल्कुल ये खुले दिल से ये कहना चाहूँगा कि ये मैच जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दैट हैपेंड इन इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हुआ था, जो कि PSB उस सारे, आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसको देखता है, तो उसमें आउटस्टैंडिंग सपोर्ट थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के इदारों की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, उस वक्त के जो भी सेक्रेटरी IPC थे उनकी, और जितना गवर्नमेंट का जितना भी एक ढांचा स्पोर्ट्स से मुंसलिक था, इवन फॉर दैट मैटर हाईएस्ट लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उसको डेफिनेटली, इसके बगैर मुमकिन नहीं है इतना बड़ा इवेंट। हरगिज कोई किसी पॉलिटिकल फेवर उससे नहीं बात कर रहा, लेकिन जो सही बात हो वो हमें कहनी भी चाहिए। जहां हम हर वक्त तनकीद करते रहते हैं तो अच्छी बात भी है। थोड़ा सा हम अपने फुटबॉल के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। मैं अक्सर आपसे पहले भी अगर कुछ एक्सपर्ट्स हमारे पास आए हैं तो हमने उनसे यही बात की है कि हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। लड़के अपने तौर पे तो प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन जिस तरह क्रिकेट में एक मुआविन, या एक वक्त में मुझे याद है 80s 90s हॉकी का बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर था, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर खेली जाती थी, फिर डिविजन्स के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुकाबले होते थे। ऐसा फुटबॉल में नहीं है। क्या ये इंटेंशन का प्रॉब्लम में नहीं है, या लोगों में दिलचस्पी नहीं है, प्लेयर्स नहीं आना चाहते? बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे है? दिलचस्पी इतनी बड़ी नेशन के अंदर, 25 करोड़ की नेशन के अंदर, अगर 1% को भी दिलचस्पी हो तो बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। अच्छा, दिलचस्पी बहुत है। एक्चुअली दुनिया बहुत आगे चली गई भी। अब स्पोर्ट्स बिल्कुल एक साइंस है, साइंस की बेसिस के ऊपर चीज़ें आगे चलती हैं। वो हमने वो काम नहीं किया। हमने वो बुनियाद बनाने के अंदर जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं की। इसी तरह रिसर्च बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स के ऊपर हो गई हुई है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली और गवर्नेंस वाइज भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। एक्चुअली तो टॉप के ऊपर आपकी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी फाइनेंशियल गवर्नेंस, और उसके बाद फिर नीचे आपकी डेवलपमेंट, फिर आपकी फिर स्ट्रेटजी उसके बाद आती है। अच्छा, पूरा ढांचा ही ठीक होने वाला है सारी चीज़ों के अंदर।
फॉर दैट मैटर क्रिकेट का भी कोई बहुत मजबूत नीचे से कोई बहुत मजबूत ढांचा नहीं। लेकिन ऑब्वियसली चीजें फोकस में आती हैं तो वो चीजें बेहतर हो जाती जी, हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसे ही। फोकस का इशू है। अच्छा, हम रेफरीज के हवाले से बात कर रहे थे और पाकिस्तान के बड़े एजाज की बात है कि 8 रेफरीज जा रहे हैं। बतौर पेशा पाकिस्तान के अंदर एज ए रेफरी क्या आप समझते हैं कि इसका स्कोप है? स्कोप है लेकिन इस वक्त अगर आप बात करें तो आई वुड नॉट फील गुड सेइंग दैट इस वक्त रेफरिंग कोई बहुत ऐसा नहीं है जैसा दुनिया के अंदर एक प्रोफेशन के तौर पे बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सो एट द मोमेंट इट इज़ नॉट अ गुड करियर ऑप्शन, लेकिन जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी बेहतरी हो जाएगी, बहुत बेहतरी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मोहम्मद शाहिद न्याज खोकर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो फुटबॉलर्स को हम बात भी कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारे प्लेयर्स हो, हमारी टीम बड़ा बेहतर परफॉर्म भी करी है। हम कोशिश करेंगे कि बार बार इस हवाले से बात करते रहे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। किथे आशिकां गरीबां दे नसीबां विच सुख, किथे आशिकां गरीबां दे नसीबां विच सुख, चुप रहन तां भी दुख, कुछ कहण तां भी दुख। माही वे रातां प्यार दे, हाय माही वे रातां प्यार दे, लाजा रख लई कौल करार दियां, माही वे रातां प्यार दे, हाय माही वे रातां प्यार दे। शुक्र मना लख शुक्र मना, वेख धती बैठी हाड़े पा, दिन राती सोच वजार दिया, माही वे रातां प्यार दे, माही वे रातां प्यार दे, लाजा रख लई कौल करार दिया, माही वे रातां प्यार दे, माही वे रातां प्यार दे। की दसाते की दिखला, सनी मावा सनी गामा बारी मारे निजा सनी जा सनी जा सनी जा सनी रे निजा बाबा रे रे बाबा बानी जा गनी निजा सनी जा सनी जा सनी जा सनी जा सनी रे निजा सनी रे निजा गाले पानी जा करे निजा गामा पानी जा नि मा बा गामा रे गामा बा गामा रे नि मा रे मा गा नि सा पासा 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 लोकानो की समझावा की दसाते की दिखलावा, ए गुजियां रमजान प्यार दिया, माही वे रातां प्यार दिया।
लाजा रख ले कॉल करार दिया पानी मेरा प्यार दिया। वाह 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 भाई, ये जो बेडार किस्म की जगह बीच में और चलते चलते हल्की फुल्की गरारी जो आपको मिल जाती है, इससे आपको क्या समझ आता है? किसका अंदाज है? ये अंदाज है लेजेंडरी गुलाम अली खान साहब का, जो जिनकी गाई हुई पंजाबी, जितनी भी उन्होंने पंजाबियां जिन्हें कहते हैं गाई हैं, एक से एक बढ़ के है। उनकी कॉम्पोजिशंस, उनकी पोइट्री, एंड देन खान साहब तो खान साहब हैं। ये जो अंदाज आपको नज़र आ रहा है हसन अब्बास साहब का है, और ये उनके शागिर्द हैं जी, बाकायदा तौर पे गुलाम अली खान साहब के। और सबसे अच्छी बात एक शागिर्द के लिए होती है कि जब वो गाए तो उसके अंदर उसके उस्ताद का रंग नज़र आए। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और हसन की गायकी में हमें वो रंग नज़र आ रहा है माशाल्लाह। हमने इनको इनवाइट किया फैसलाबाद से ऑल द वे लाइव तशरीफ लाए हैं। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। एक तो और साथ इनके वालिद साहब मुख्तार साहब भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बड़ी धुंध और बड़ी ठंड थी, उसके बावजूद आप आए। जी बिल्कुल, जाहिर बात है, सर्दी भी काफ़ी है तो आना भी ज़रूरी था। इतनी सर्दी में गाना वैसे इतना अच्छा होता नहीं है। बड़ा अच्छा सुबह सुबह हमें खुद एहसास हो रहा था कि बस आप बहुत सर्दी में आए। हमारे उस्तादों की दुआएं और माँ बाप की दुआएं हमारे साथ, उनकी नजर शफकत है। तो गुलाम अली खान साहब तक कैसे पहुंचे? गाने वाले तो बहुत हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, खान साहब जी हाथ आते। बिल्कुल, खान साहब कैसे हुआ ये? बेसिक तालीम मैंने अपने घर से हासिल की। मेरे उस्ताद जी इरशाद अली हैदरी साहब मेरे ताया जी हैं। अच्छा। और वाला साहब मेरे, इन्होंने मुझे फिर इस फन में फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जब रुझान देखा तो गज़ल की तरफ, तो फिर उस्ताद गुलाम अली साहब के हाँ मेरा। कितने साल के थे बाकायदा तौर पे जब आपको लगा कि अब गाना शुरू करूं? बेसिक में नात खान था पहले, छोटा पहले था नात पढ़ते थे। जी ठीक। उसके बाद फिर कुछ अरसा मुझे तकरीबन 10-12 साल हुए गज़ल में आए हुए। तो आपने कितना अरसा तरबियत ली उस्ताद? मैंने अभी भी तरबियत में ही हूँ, तो ये फ़ानी ऐसा है, सारी जिंदगी तरबियत में ही है। ऐसे ही ऐसे ही। तो बहरहाल मैंने 10-10, 12-12 घंटे का जो रियाज किया है, क्या बात? वो वालिद साहब ने करवाया, मेरे ताया जी ने, और फिर उस्ताद जी खान साहब गुलाम अली साहब, उनके पास मैं चला गया तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत करवाई मुझे और बड़ी दुआएं दी। उनकी दुआओं का सदका जी। ये जो इतनी अच्छी सरगम लग रही है, इसमें नजर आता है कि रियाज हुआ हुआ है। अच्छा, तो हसन हमें बहुत अच्छा लगा आपसे भाई मिलके, बहुत अच्छा आप गा रहे हैं। वक्त हम जाया नहीं करेंगे बातों में, हम चाहेंगे आप और हमें कुछ सुनाएं ताकि नाज़रीन को और सुबह सुबह अच्छा अच्छा कुछ सुनने को मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मैं आपको मोहसिन नकवी साहब की लिखी हुई वो मेरे उस्ताद जी की बड़ी क्या बात पसंदीदा गजल और बड़ी फरमाइश से, बड़े प्यार से लोग सुनते हैं। जनाब, ये दिल ये पागल दिल मेरा। बिल्कुल। वसूक से दुनिया फरेब देती है, बड़े वसूक से फरेब देती है, बड़े खलूस से हम एतबार करते हैं। लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम भला, लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम भला। वो जुर्म तन्हा सोच ले, वो जुर्म तन्हा सोच ले, लेकिन सजा आवाज़ के पागल
दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ ये पागल दिल मेरा। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर, ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफर। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए, अपनी सुना आवारगी ये पागल दिल मेरा बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ ये पागल मेरा। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, मोहसिन मुझे रास आएगी, मोहसिन मुझे रास आएगी, शायद सदा आवारगी ये पागल मेरा। माशाल्लाह, क्या बात है। इन गजलों को गाने का एक मसला ये भी है कि गुलाम अली खान साहब ने इनमें कोई चीज छोड़ी ही नहीं है कि आप क्या नया करें, लेकिन आपने बहुत अच्छी गाई है और दिल नहीं कर रहा था आपको रोके, लेकिन वक्त हमारे पास इतना कम है। हसन, विश की हम बातें ज्यादा करते। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैं चाहता हूँ एक हम जाते जाते और आइटम आपसे सुन लें और फिर हम ब्रेक ले लें। सो आपका बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहें? कुछ कहना चाहते हैं आप वैसे अपने फॉलोअर्स को? एनीथिंग दैट यू लाइक? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छाई है वो ही अच्छाई है। सही खानी जो है, मतलब कि जो बेसिक बुनियाद है उसको नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा सा जो जिस तरफ गज़ल का जो है क्लासिकल है, इसको भी प्रमोट किया जाए, इसको असली आप सबसे अच्छा गा रहे हैं, छोड़ा ना जाए। हाँ, आप असली गाना गा रहे हैं, सच्चा गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सर। टाइम कम है, मैं चाहूंगा हमारे पास कुछ 1.5 मिनट बचा है, तो आप प्लीज हमें कुछ और सुनाइए। बिल्कुल आपको किसके हमने मारा, हमको किसके हमने मारा, ये कहानी फिर सही है। हमको किसके हमने मारा, ये कहानी फिर सही है। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही।
बाजी वफा की राह में गम बन सा नि बम ब गम नि ब गम म रे ग सा रे नि सा रे धा नि ब म ब धा नि सा सा नि सा सा नि सा रे धा नि ब म ब धा धा नि रे सा सा रे सा ग रे ग सा सा रे रे सा नि सा रे ग ग रे सा रे ग म ब ग रे ग म ब प म ग म ब धा ब म ब धा नि सा सा नि सा धा नि ब ग म ब ग म रे ग सा रे नि सा रे धा नि ब म ब धा नि रे सा म ब धा नि रे सा सा म ब धा नि रे सा क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में कौन जीता कौन हारा कौन जीता कौन हारा कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही आपको किसी गम ने मारा ये कहानी फिर सही ये कहानी फिर सही ये कहानी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आपको अपडेट देंगे रात को होने वाले वाक़े के हवाले से जो ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर शदीद मजम्मत की है और ईरानी नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा तलब कर लिया गया है। वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और इसे मुकम्मल तौर पर हम कबूल नहीं करते, ये नाकाबिल कबूल है। इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं, नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी, ये भी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है। और एक बयान जारी किया गया है हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। इस तरह की यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ हमेशा जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसके लिए नुकसानदेह होती हैं, उसके मुताबिक नहीं है और ये दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, ऐसा भी फॉरेन ऑफिस ने कहा है। रात को एक वाक़े में रिपोर्टेडली 2 बच्चे जांबक हुए थे। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी जिसकी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने न सिर्फ मजम्मत की है, इसे मुकम्मल नाकाबिल कबूल करार देते हुए इसकी नताइज की जिम्मेदारी ईरान पर आयद की है, जो भी नताइज इसके निकलेंगे। पहले से हम आपको अपडेट कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।